स्वागत है आज के इस नए गहन विश्लेषण में। हम आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो दिखने में बहुत साधारण लगता है लेकिन है बहुत ही क्रांतिकारी। बिल्कुल सही कहा। हम सबके घरों में हर दिन आटा इस्तेमाल होता है। मतलब ये इतनी बेसिक चीज है कि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। हाँ, रोजमर्रा की चीज है तो लोग बस खरीद लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव का जो स्रोत है वो है द लाइव मिल रेवोल्यूशनरी लोकल फ्लोर प्रोडक्शन। और ये कोई साधारण आर्टिकल नहीं है बल्कि एक बहुत ही हाई स्टेक्स प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट पिच है। हाँ, तो हमारा मिशन आज यही है कि हम इस पिच का गहराई से विश्लेषण करें और डीकोड करें कि कैसे एक मॉडर्न हाईटेक चक्की का मॉडल उन बड़े बड़े स्थापित नेशनल ब्रांड्स को चुनौती दे रहा है। ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है जो ये समझना चाहते हैं कि कैसे रोजमर्रा के उत्पादों में हाइपर लोकल टेक्निक लाकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस पिच के सबसे दमदार हुक से। मतलब जब मैंने स्रोत सामग्री पढ़ी तो एक तथ्य ने मुझे बहुत हैरान किया। वो 45 दिन वाला पॉइंट। राइट। हाँ, वही स्रोत में सीधा कहा गया है कि जो आटा सुपरमार्केट से हम लाते हैं और पैंट्री में रखते हैं वो अक्सर कम से कम 45 दिन पहले पीसा गया होता है। और ये बात लोगों को पता भी नहीं होती। बिल्कुल। वो आटा लगभग 800 मील दूर किसी बड़ी फैक्ट्री में तैयार होता है। और क्योंकि उसे इतने दिन तक शेल्फ पर रहना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। हाँ, और वो ग्राहक तक पहुंचने से पहले न जाने कितने गोदामों और ट्रकों से होकर गुजरता है। यहीं पर ना बड़े ब्रांड्स का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब देखिए, लोग सुविधा और ब्रांड के नाम पर भरोसा करके एक प्रीमियम कीमत चुका रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें क्या मिल रहा है? असल में वो बासी खाना खरीद रहे हैं। क्योंकि 45 दिन पुराना आटा अपने कई प्राकृतिक विटामिन और वोलेटाइल ऑयल्स खो चुका होता है। तो बेसिकली हम सुविधा के भ्रम में जी रहे हैं। बिल्कुल। दशकों से बड़े ब्रांड्स ने अपनी सप्लाई चेन और लंबी शेल्फ लाइफ को प्राथमिकता दी है। ताजगी उनकी प्राथमिकता कभी थी ही नहीं। लेकिन इतने सालों तक ये व्यवस्था चलती रही क्योंकि कोई मजबूत विकल्प नहीं था। परंपरागत चक्कियां थीं, लेकिन वहां साफ सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। एग्जैक्टली, वहां धूल है, पसीना है। तो अब इस पिच के अनुसार जो मार्केट में गैप बना है उसे ये लाइव मिल मॉडल भर रहा है। और ये समाधान बहुत ही स्मार्ट है। ये एक हाइपर लोकल और टेक सक्षम इंडस्ट्रियल मिल का प्रस्ताव है। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये पारंपरिक चक्की के भरोसे को एक आधुनिक फैक्ट्री की स्वच्छता के साथ जोड़ रहा है। हाँ, दोनों दुनिया की सबसे अच्छी चीजें एक साथ ला रहा है। पारंपरिक चक्की की जो कमियां थी उन्हें हटा दिया और बड़े ब्रांड्स का जो बासीपन था उसे भी खत्म कर दिया। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन जब बात आती है बड़े पैमाने पर उत्पादन की, तो क्या सच में एक लोकल सेटअप बड़े ब्रांड्स की क्वालिटी को मैच कर सकता है? यही तो इस पिच का सबसे तकनीकी और दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत में इस प्लांट की तकनीकी श्रेष्ठता पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये 500 किलोग्राम प्रति घंटा उत्पादन क्षमता वाला एक 2 चक्की इंडस्ट्रियल सेटअप है। उत्पादन क्षमता तो ठीक है, लेकिन असली गेम चेंजर है इनका 3 स्टेज क्लीनिंग प्रोसेस। मैं उसी पर आने वाली थी, क्योंकि जब अनाज इतनी बड़ी मात्रा में आता है तो उसमें गंदगी होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स इसी सफाई के लिए अपना प्रीमियम चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो लाइव मिल मॉडल है, ये 1000 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता वाले क्लीनिंग ग्रेडर का उपयोग कर रहा है। इस क्लीनिंग प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत में कुछ भारी भरकम मशीनों का जिक्र है, जैसे कि डीस्टोनर ग्रेडर और ग्रेविटी सेपरेटर। हाँ, ये सुनने में बहुत इंडस्ट्रियल लगता है। तो एक आम निवेशक या उपभोक्ता को कैसे समझाया जाए कि ये मशीनें असल में करती क्या हैं और ये इतनी अहम क्यों है? मैं समझाता हूँ। देखिए, जब अनाज मिल में आता है तो सबसे पहले डीस्टोनर अपना काम करता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये गेहूं के दानों के बीच जो छोटे पत्थर या कंकड़ होते हैं उन्हें निकाल देता है। ओके, यानी पत्थर बाहर हो गए। हाँ, फिर आता है ग्रेडर। ये अनाज को उसके आकार के हिसाब से छांटता है। मतलब जो सिकुड़े हुए या खराब दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और फिर वो तीसरा स्टेप, ग्रेविटी सेपरेटर। एग्जैक्टली। ग्रेविटी सेपरेटर बहुत ही एडवांस टेक्निक है। ये हवा के तेज दबाव और कंपन का इस्तेमाल करता है। तो इससे क्या होता है? इससे भारी और एकदम स्वस्थ दाने एक तरफ हो जाते हैं और जो हल्की धूल या भूसा होता है वो हवा के साथ उड़कर अलग हो जाता है। वाओ! मतलब पिसाई से ठीक पहले गेहूं 100% शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल। और यही तकनीक इन्हें सीधे तौर पर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की फैक्ट्री के स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है। स्वच्छता में कोई समझौता नहीं है।
ये तो सफाई की बात हो गई। लेकिन लेकिन स्रोत में पिसाई की प्रक्रिया को लेकर भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। आप कोल्ड ग्राइंडिंग की बात कर रही है, राइट? हाँ, उसमें न्यूमैटिक कूलिंग सिस्टम का जिक्र है। मैं सोच रही थी कि जब हम घरों में मिक्सर चलाते हैं तो जार कितना गर्म हो जाता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। तो जब व्यावसायिक मिलों में मशीनें लगातार 500 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से चलती होंगी तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती होगी। क्या इस गर्मी से आटे की क्वालिटी खराब होती है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पारंपरिक मिलों में पिसाई के दौरान तापमान इतना बढ़ जाता है कि गेहूं के जो प्राकृतिक तेल होते हैं और कई सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो जल जाते हैं। मतलब पोषण तो वहीं खत्म हो गया। हाँ, और इसी नुकसान को रोकने के लिए न्यूमैटिक कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ये हवा के निरंतर प्रवाह का उपयोग करके मशीनों और आटे दोनों के तापमान को नियंत्रित रखता है। इसी को कोल्ड ग्राइंडिंग कहा जा रहा है। बिल्कुल, और इसका सीधा असर आटे के स्वाद, उसकी महक और सबसे महत्वपूर्ण उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर पड़ता है। तो ये बात तो साफ है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को एकदम प्रीमियम बनाए रखने के लिए हो रहा है। हाँ, ये इनका बहुत बड़ा यूएसपी है। अब इस बिजनेस मॉडल के उस हिस्से पर चलते हैं जो इसे सिर्फ एक फैक्ट्री से एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना देता है। स्रोत में एक ग्लास फैक्ट्री एस्थेटिक रणनीति की बात की गई है। मार्केटिंग और कंज्यूमर साइकोलॉजी के नजरिए से देखा जाए तो ये पिच का सबसे शानदार हिस्सा है। क्योंकि जब हम आटा चक्की सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही धूल भरी और शोर वाली जगह आती है। एग्जैक्टली, लेकिन इन्होंने इस प्लांट को एक लाइव एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में डिजाइन किया है। हाँ, मशीनें पूरी इंडस्ट्रियल ग्रेड की हैं, जिन पर पाउडर कोटिंग की गई है। तो जब कोई उपभोक्ता वहां जाता है और चमचमाती मशीनें देखता है, एक साफ सुथरा शीशे से घिरा हुआ पारदर्शी वातावरण देखता है, तो उसके दिमाग में क्या आता है? प्रोफेशनलिज्म और स्वच्छता का संदेश। बिल्कुल, ये कोई धूल भरी चक्की नहीं है, ये एक मॉडर्न फूड टेक फैसिलिटी है। और ये पारदर्शिता सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक खुला निमंत्रण है। हाँ, ग्राहक खुद उस लाइव मिल में जा सकते हैं। वो वहां जाकर शरबती गेहूं के दानों को अपने हाथों से चेक कर सकते हैं और उस पूरी ऑटोमेटेड हॉरिजॉन्टल स्टोन ग्राइंडिंग प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसे ही असली ट्रस्ट बिल्डिंग कहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई बस फोन पर एक बटन दबाकर होम डिलीवरी चाहता है, क्या ग्राहकों का फिजिकली किसी मिल में आना एक सस्टेनेबल और स्केलेबल रणनीति है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर लोकल ट्रस्ट सर्कल्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ओके, ये कैसे काम करता है? देखिए, ब्रांड भी जानता है कि हर ग्राहक रोज मिल में नहीं आएगा, इसलिए उनका पूरा फोकस सिर्फ 7 किलोमीटर के दायरे पर है। तो वो सिर्फ एक छोटे से एरिया को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, वो स्थानीय आयोजनों को स्पॉन्सर करते हैं और आसपास के जो बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके निवासियों के लिए लाइव ग्रीन टूर्स आयोजित करते हैं। मतलब कम्युनिटी के कुछ लोग आकर खुद देखते हैं कि उनका खाना कैसे बन रहा है। एग्जैक्टली। और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग शुरू हो जाती है। पिच में एक बहुत अच्छी लाइन है कि ये ब्रांड सिर्फ आटा नहीं बेच रहा है, बल्कि स्वास्थ्य का एक सत्यापित वादा बेच रहा है। एक बार जब ये भरोसा बन जाता है, तब डिजिटल ऐप की एंट्री होती है। बिल्कुल सही कहा। एक बार ट्रस्ट बन गया तो फिर ग्राहक ऐप के जरिए रेगुलर ऑर्डर करने लगता है। बहुत स्मार्ट है। हाँ, ये कस्टमर एक्विजिशन का बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका है। चलिए अब थोड़ा ऑपरेशंस और सप्लाई चेन को डीकोड करते हैं। स्रोत में द 2 आवर फ्रेशनेस प्रॉमिस का जिक्र है, यानी पिसाई के 2 घंटे के भीतर डिलीवरी। हाँ, लेकिन भारतीय शहरों के ट्रैफिक और डेंसिटी को देखते हुए 7 किलोमीटर के दायरे में ये 2 घंटे की डिलीवरी का वादा क्या ऑपरेशंस के लिए एक दुष्स्वप्न नहीं बन जाएगा? अगर इसे पारंपरिक तरीके से मैनुअली मैनेज किया जाए तो ये नामुमकिन है, लेकिन इस बिजनेस का मुख्य इंजन कोई इंसान नहीं है, बल्कि उनका ब्रांड ऐप है। मतलब ये पूरी तरह से एक टेक फर्स्ट मॉडल है। बिल्कुल, ऐप के जो एल्गोरिदम है वो उस 7 किलोमीटर के हाई डेंसिटी लूप के अंदर डिलीवरी रूट्स को लगातार ऑप्टिमाइज करते हैं। तो एक ही ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर हो जाते हैं। हाँ, इससे समय तो बचता ही है, लेकिन डिलीवरी की जो प्रति यूनिट लागत है वो भी काफी कम हो जाती है। और इस ऐप में एक सब्सक्रिप्शन फर्स्ट मॉडल भी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये कंज्यूमर बिहेवियर को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अक्सर देखा जाता है कि घरों में एक साथ 10 या 15 किलो का आटे का पैकेट खरीद लिया जाता है जो हफ्तों तक चलता है। लेकिन ये ऐप लोगों को हर 15 दिन में छोटे बैच मंगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। देखिए, अगर किसी परिवार में महीने में 10 किलो आटा लगता है
तो ऐप ऑटोमेटिकली हर 15 दिन में 5 किलो का फ्रेश ग्राइंड शेड्यूल कर देता है। इसका मतलब रसोई में कभी भी 48 घंटे से पुराना आटा होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। बड़े ब्रांड्स जिस बासी सुविधा के भ्रम पर टिके हैं, ये रणनीति उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। और ब्रांड के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि एक बार सब्सक्रिप्शन लॉक हो गया तो हर महीने एक फिक्स रेवेन्यू आने लगता है। बिल्कुल, इसे रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। और एक और चीज है स्रोत में, जिसे विजुअल प्रूफ कहा गया है। ये ताजगी को प्रमाणित करने का बहुत ही इनोवेटिव तरीका है। आप उस स्टैम्प की बात कर रही हैं जो पैकेट पर लगता है? हाँ, पैकेट पर सिर्फ कोई साधारण एक्सपायरी डेट नहीं होती, बल्कि ग्राउंड एट और फिर सटीक समय का स्टैम्प लगा होता है। तो ग्राहक को एकदम साफ पता होता है कि आटा कितने बजे पीसा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, डिजिटल नोटिफिकेशंस भी आते हैं। हाँ, जैसे फोन पर मैसेज आता है कि आपका 5 किलो शरबती आटा अभी हमारी लाइव मिल में पीसा जा रहा है और 45 मिनट में डिलीवरी के लिए निकल जाएगा। ये सिर्फ एक ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो ग्राहक को पूरी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनाने जैसा फील देता है। और इस तरह के अनुभव से जो ब्रांड लॉयल्टी बनती है ना, उसे कोई भी $multi-million का विज्ञापन अभियान नहीं तोड़ सकता। तो हमने तकनीक, मार्केटिंग और मनोविज्ञान सब कवर कर लिया, लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट पिच की जान होता है। यूनिट इकोनॉमिक्स और वित्तीय व्यवहारिता। बिल्कुल। इतनी सारी हाईटेक मशीनरी है, खुद का ऐप है और 2 घंटे की डिलीवरी है। ये बिजनेस आखिर पैसे कैसे बनाता है? स्रोत में बताया गया है कि इस पूरे 2 चक्की ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए लगभग 20 से 25 लाख रुपए के शुरुआती निवेश की जरूरत है। हाँ, जिसमें एडवांस क्लीनिंग, कोल्ड ग्राइंडिंग और सोलर इंटीग्रेशन सब शामिल है। तो क्या 20-25 लाख का निवेश ज्यादा नहीं है? अगर आप इसे एक मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग प्लांट के नजरिए से देखें तो ये काफी लीन और कैपिटल एफिशिएंट माना जाएगा। लेकिन असली खेल इस मॉडल के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है। वो कैसे? देखिए, जो पारंपरिक FMCG सप्लाई चेन होती है, जी। उसमें होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर सब शामिल होते हैं। हाँ, कई सारे बिचौलिए होते हैं। और ये बिचौलिए कुल मिलाकर 30 से 40% तक का मार्जिन रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बड़े ब्रांड का आटा खरीदते हैं तो हमारी दी गई कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्वालिटी पर नहीं, बल्कि सिर्फ उन बिचौलियों की जेब में जा रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण है। और यहीं पर ये D2C या डायरेक्ट टू कंज्यूमर लाइव मिल मॉडल बाजी मार लेता है, क्योंकि ये उस पूरी सप्लाई चेन को बाईपास कर देता है। एग्जैक्टली। बिचौलियों का वो जो 30-40% मार्जिन है, वो सीधे ब्रांड के पास वापस आ जाता है। वाओ! इसी मार्जिन की वजह से ये लाइव मिल अपना प्रीमियम और एकदम ताज़ा पीसा हुआ आटा बाजार के स्थापित ब्रांड्स की रिटेल कीमत पर ही बेच सकती है। मतलब ग्राहकों के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस नहीं। हाँ, वो कीमत बढ़ाकर ग्राहकों पर बोझ नहीं डाल रहे हैं, बल्कि अपनी सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाकर खुद बहुत उच्च मुनाफा कमा रहे हैं। बाजार की कीमत पर प्रीमियम क्वालिटी देना सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। और मैंने ये भी पढ़ा कि ऑपरेशंस की लागत, यानी जो ओपेक्स है, उसे कम रखने के लिए भी कुछ स्मार्ट तरीके अपनाए गए हैं। हाँ, चक्की के बिजनेस में सबसे बड़ा खर्च बिजली का ही तो होता है। बिल्कुल। और इस पिच में प्लांट को सोलर पावर से जोड़ने की बात कही गई है, जिससे ये लगभग जीरो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मॉडल बन जाता है। जब आप ऊर्जा लागत को शून्य कर देते हैं तो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। और निवेश को लेकर एक और बहुत स्मार्ट रणनीति है। 20-25 लाख के शुरुआती जोखिम को कम करने के लिए फाउंडर्स 35% सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। हाँ, भारत में फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित MSME को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कई योजनाएं हैं। तो सब्सिडी के बाद तो प्लांट की वास्तविक लागत और भी कम हो जाएगी। बिल्कुल। और इससे निवेशकों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी तेज हो जाता है। तो अब फाइनली बात करते हैं दी आस्क की। फाउंडर्स आखिर निवेशकों से क्या चाह रहे हैं? वो अपने पहले पायलट प्लांट और ब्रांड ऐप के वर्जन 1 को लॉन्च करने के लिए फंड्स मांग रहे हैं। और उनका लक्ष्य बहुत ही फोकस्ड है। उन्हें एक साथ पूरे देश या शहर पर कब्जा नहीं करना है। हाँ, वो केवल अपने उस 7 किलोमीटर के दायरे में मौजूद घरेलू बाजार के 5% हिस्से को टारगेट कर रहे हैं। क्या सिर्फ 5% मार्केट शेयर एक बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए काफी है? देखिए, किसी भी घनी आबादी वाले शहरी इलाके में 7 किलोमीटर के दायरे में लाखों परिवार होते हैं। हाँ, ये तो है। उन लाखों में से सिर्फ 5% को अपना रेगुलर सब्सक्राइबर बनाना एक बहुत ही रियलिस्टिक लक्ष्य है। और क्योंकि उनका ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा है बिचौलियों के न होने की वजह से। एग्जैक्टली। तो ये 5% मार्केट शेयर भी उन्हें इतनी रेवेन्यू दे सकता है कि 18 से 24 महीने के भीतर वो अपने निवेश की पूरी वापसी कर लें। मतलब पेबैक पीरियड सिर्फ 18 से 24 महीने? हाँ,
और निवेशकों के नजरिए से देखा जाए तो एक हार्डवेयर और इन्वेंट्री लेड बिजनेस में 2 साल से कम का पेबैक पीरियड बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है। ये पूरा वित्तीय ढांचा ये साफ कर देता है कि ये बस मोहल्ले की किसी पुरानी चक्की का डिजिटाइजेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक दैनिक आवश्यक वस्तु के लिए प्रॉपर डेटा ड्रिवन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, जो डेटा इकट्ठा करता है, खपत के पैटर्न को समझता है और डिलीवरी को पूरी तरह ऑटोमेट करता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसने एक बहुत ही बुनियादी जरूरत को पहचाना और ये देखा कि कैसे एक स्थापित उद्योग अपनी सुस्ती के कारण उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ समझौता कर रहा है। हाँ, और जवाब में इन्होंने आधुनिक तकनीक और पारदर्शी मार्केटिंग का उपयोग करके एक ऐसा विकल्प तैयार कर दिया जिससे इग्नोर करना मुश्किल है। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि लाइव मील का ये मॉडल सिर्फ गेहूं पीसने की बात नहीं कर रहा है। ये शुद्धता, तकनीक और स्मार्ट यूनिट इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन तालमेल है। और ये सीधे तौर पर उन कॉर्पोरेट कमियों पर वार कर रहा है जिन्हें हमने दशकों से नॉर्मल मान लिया था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज के उपभोक्ता बहुत जागरूक हैं, उन्हें जानकारी और पारदर्शिता चाहिए। जब आप अपने प्रोडक्ट के बनने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी कर देते हैं और उसे डिजिटल सुविधा से जोड़ देते हैं, तो वो प्रोडक्ट एक लाइफस्टाइल चॉइस बन जाता है। बिल्कुल, यह विश्वास की नींव पर खड़ा एक बहुत ही मजबूत आर्थिक ढांचा है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने एक साधारण से दिखने वाले उत्पाद के पीछे छिपे असाधारण बिजनेस मॉडल को समझा। वाकई ये बहुत ही इंसाइटफुल था। और अब इस चर्चा के अंत में एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़ना तो बनता है। बिल्कुल। अगर ये हाइपर लोकल तकनीक संचालित और पारदर्शी मॉडल आटे जैसी इतनी बुनियादी चीज के बाजार में इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है, तो हमारे रसोई के अन्य कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो इस लाइव क्रांति का इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या वो मसाले हैं, खाद्य तेल है, या शायद कॉफी? क्या आने वाले समय में हमारी किराने की खरीदारी का भविष्य वो बड़े सुपरमार्केट नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस में स्थित स्मार्ट और पारदर्शी माइक्रो फैक्ट्रियां होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।